नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीतिक और सुरक्षा गलियारों में इन दिनों पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी हलचल चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए और देश की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों से छनके आ रही खबरें यह संकेत दे रही है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने की एक बड़ी राष्ट्रव्यापी योजना पर काम किया जा रहा है। इस योजना को सुरक्षा विश्लेषक और खुफिया रिपोर्ट ग्रुप 45 का नाम दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया विभागों, आईबी और रॉ द्वारा अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के साथ मैराथन बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों का मुख्य एजेंडा देश के भीतर एक नए प्रकार के छद्म और सुनियोजित अराजकतावादी माहौल को रोकना है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार यह कोई सामान्य राजनीतिक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसके पीछे चुनावी हार से हताश कुछ राजनीतिक दल, विदेशी फंडिंग से चलने वाले गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और कुछ विशेष हित समूह शामिल है, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के खिलाफ सड़कों पर संग्राम शुरू कर देने की तैयारी में है। पिछले कुछ वर्षों के चुनावी रुझान और देश की राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी, उसका सांगठनिक ढांचा और 24 घंटे सक्रिय रहने वाला कैडर विपक्ष के लिए एक अभेद्य दीवार बन चुका है। जमीन पे मोदी सरकार के प्रति जनता के अटूट भरोसों को सीधे तौर पे तोड़ पाने में नाकाम रहने के बाद अब रणनीति में एक बड़ा और खतरनाक बदलाव देखा जा रहा है। जब लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रियाओं के जरिए सत्ता परिवर्तन संभव नहीं दिखता, तो देश के भीतर एक ऐसी कृत्रिम अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हो और देश का विकास अवरुद्ध हो जाए। इस रणनीति के मुख्य चरण निम्नलिखित है। सबसे पहले देश की शीर्ष संवैधानिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग, ईसीआई, न्यायपालिका और संसद की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते हैं। हाल ही में 23 विपक्षी दलों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया पत्र इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें बिना किसी ठोस सबूत के लोकतंत्र खतरे में है, इसका नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। जहां विपक्ष चुनाव जीत जाता है, जैसे पूर्व में केरल या तमिलनाडु में पारंपरिक दलों के इतर थलापति विजय की पार्टी टीवीके की हालिया राजनीतिक हलचलें, वहां चुनाव आयोग और ईवीएम की भूमिका पूरी तरह निष्पक्ष मान ली जाती है। लेकिन जिन राज्यों या केंद्र में भाजपा की जीत होती है, वहां पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध घोषित कर दिया जाता है। जब चुनावी मैदान में संगठन और नीति के स्तर पर जीतना असंभव हो जाए, तो सामान्य लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर जाकर सड़कों पर ऐसी अराजकता पैदा की जाए जिससे सरकार रक्षात्मक मोड में आ जाए। खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में जिस ग्रुप 45 का खाका खींचा है, वह मुख्य रूप से 3 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए वर्टिकल्स मोर्चों पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दों पर एक साथ असंतोष की आग भड़काना है। इस मोर्चे की जिम्मेदारी कुछ विशिष्ट क्षेत्रीय और इस्लामिक राजनीतिक दलों को सौंपी गई है, जिनका राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह से ध्रुवीकरण पे निर्भर करता है। देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए लाए गए नए कानून और उम्मीद पोर्टल के जरिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हजारों अवैध दावों के खारिज होने से इस तंत्र से जुड़े लोग बौखलाए हुए हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने को लेकर मस्जिदों और मदरसों के जरिए जमीनी स्तर पर असंतोष फैलाने की योजना है। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो प्रतिबंधित पीएफआई का राजनीतिक विंग माना जाता है, इन सब जैसी पार्टियां देश के मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर फिर से शाहीन बाग जैसे लंबे और हिंसक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। इनका उद्देश्य जुम्मे की नमाज के बाद भारी भीड़ इकट्ठा कर कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। विपक्ष के शीर्ष नेताओं, विशेषकर राहुल गांधी द्वारा उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में शुरू किए गए छात्र संवाद कार्यक्रमों को सुरक्षा एजेंसियां सामान्य राजनीतिक दौरा नहीं मान रही है। ये कार्यक्रम जानबूझ के दक्षिण भारत, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां या तो विपक्ष की अपनी सरकारें हैं या उनके सहयोगी दल सत्ता में हैं। पूरा ध्यान उत्तर भारत के उन राज्यों पर केंद्रित है जो प्रतियोगी परीक्षाओं
नीट, यूपीएससी, एसएससी के मुख्य केंद्र है। कोचिंग माफिया, कुछ अराजक छात्र संगठनों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर रातों रात उभरने वाले संदेहास्पद युवा संगठन को पीछे से फंडिंग और बैकअप दिया जा रहा है। इसका मकसद पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे वैश्विक और सार्वभौमिक मुद्दों का इस्तेमाल कर युवाओं को सड़कों पर उतारना और देश में हिंसक छात्र असंतोष पैदा करना। अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय जो सबसे बड़ा विधायी और प्रशासनिक प्रहार करने जा रहा है वह है FCR 2 विदेशी अंशदान विनियमन कानून का नया संस्करण। देश के भीतर सक्रिय कई तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता और NGO जो मनमोहन सिंह सरकार के समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिलिंग NSC या सुपर PMO के इर्द गिर्द घूमता था, उनकी विदेशी फंडिंग के रास्ते बंद हो चुके हैं। नए कानून के तहत विदेशी धन का उपयोग देश के विकास को रोकने के लिए नहीं किया जा सकेगा। इन NGO का मुख्य काम छत्तीसगढ़, झारखंड या ओडिशा जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में कोल माइंस, कॉपर प्रोजेक्ट्स और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पर्यावरण, आदिवासी विस्थापन और मानवाधिकारों के नाम पे रोकना रहा है। जमीन पर पहले आंदोलन खड़ा किया जाता है, फिर उनकी एक लीगल विंग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर यथास्थिति यानी कि स्टे ऑर्डर ले आती है, जिससे देश के हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट वर्षों तक लटके रहते हैं। भारत की आर्थिक प्रगति को धीमा करने का यह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूल किट है। इस बहुआयामी खतरे को भांपते हुए गृह मंत्रालय ने केवल शुरुआतात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति तैयार की है। सरकार इस पूरे लेयर परत दर परत बने नेटवर्क को जड़ से तोड़ने के लिए तैयार है। सरकार आगामी संसद सत्रों में कुछ बेहद कड़े और निर्णायक कानून लाने जा रही है जो इस आंतरिक इकोसिस्टम पे सीधा प्रहार करेगा। विदेशी फंडिंग की एक एक पाई का हिसाब ऑनलाइन ट्रैक होगा। यदि किसी NGO ने विकास कार्यों के विरोध या दंगों को भड़काने में पैसे का इस्तेमाल किया तो न केवल उसकी मान्यता रद्द होगी बल्कि देशद्रोह की धाराओं में कार्रवाई भी होगी। सख्त आंतरिक सुरक्षा कानून, सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने वाले हैंडल्स और उन्हें विदेशों से मिलने वाले बैकअप को ब्लॉक करने के लिए नए तकनीकी और कानूनी प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि देश के बुनियादी ढांचे, रेलवे, हाईवे और औद्योगिक क्षेत्रों के पास किसी भी प्रकार के हिंसक जमावड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में जातीय और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करने वाले तत्वों की पहचान कर उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत सलाखों के पीछे भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह समझना आवश्यक है कि यह नया मॉडल अतीत के पारंपरिक आंदोलनों से किस प्रकार भिन्न और अधिक खतरनाक है। भारतीय लोकतंत्र इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि देश के भीतर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और स्मार्ट प्रोटेस्ट के जरिए लड़ा जा रहा है। विपक्ष की छटपटाहट इस बात का प्रमाण है कि वे समझ चुके हैं कि भाजपा के सांगठनिक ढांचे और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता के विश्वास को सामान्य चुनावी प्रक्रिया से डिगा पाना उनके बूते की बात नहीं है। यही कारण है कि ग्रुप 45 जैसे खतरनाक और अराजक समूहों का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह की लगातार होती बैठकें और आने वाले सख्त कानून इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार इस बार किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं। देश के विकास को बंधक बनाने वाले इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आने वाले दिन इस आंतरिक सुरक्षा की लड़ाई के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।